This is Ram's book. It's Juhi's pen. That is my uncle's house. Those are children's toys. इन सारे sentences में हमारे पास दो दो nouns हैं. Like in the first sentence we have Ram and book. In the second one we have Juhi and pen. थर्ड सेंटेंस में uncle and house और लास्ट सेंटेंस में children and toys. और ये दोनों नाउन्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर रहा है एक सिंबल जिसको हम कहते हैं अपोस्ट्रफी और उसके साथ जुड़ा हुआ है एक लेटर जो कि है एस. सो राम अपोस्ट्रफी एस राम्स बुक, जूही अपोस्ट्रफी एस जूहिस बुक. और ये दोनों नाउन्स के बीच में जो कनेक्शन बिल्ड कर रहा है वो है पोजेशन का, अधिकार का, ऑनरशिप का. लाइक ये किसका है? हुज बुक? राम्स बुक. हुज पेन? जूहिस पेन. हुज टॉयज? चिल्ड्रंस टॉयज. तो वो सारे नाउन्स जो हमें पोजेशन के बारे में बताते हो, अधिकार के बारे में बताते हो, उनको हम कहते हैं possessive noun. And yeah, you got it right. It's only the topic of our today's lesson, possessive noun. Do you also have doubts and confusion regarding this grammatical concept? Then be with me till the end of the lesson because here I will be telling you some key points that will make you crystal clear about possessive noun. So hello my language learners, welcome back to another exciting lesson only on 360 degree Gyan. I am your mentor Nazma Ram and I am extremely thrilled today to have you here with me today. So make yourself comfortable, grab your study materials and let's dive right into the content. So possessive noun, जिसके बारे में हमने क्या जाना कि noun that shows possession, वो noun जो हमें अधिकार के बारे में बताता हो उसको हम कहते हैं possessive noun. ठीक है, और वो कौन से साइन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है? अपोस्ट्रफी, जिसको कि हम अपोस्ट्रफी एस या फिर सिंपली अपोस्ट्रफी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. और कौन सा वो WH वर्ड है जिसके थ्रू हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हुज. और ये हुज जो है वो हु का ही एक पॉजेसिव फॉर्म है. ठीक है, ओके. अब कौन से केस में हमें अपोस्ट्रफी एस लगाना है और कौन से केस में सिंपली अपोस्ट्रफी, चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा है बॉय जो कि एक सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे बॉयज जो कि एक प्लूरल नाउन है. तो जब हम सिंगुलर नाउन को पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे अपोस्ट्रफी एस का यूज करते हैं. तो ये हो गया बॉयज पेन. लेकिन जब हम एक प्लूरल नाउन को जिसमें ऑलरेडी एक एस एडेड है उसमें हम अगर अपोस्ट्रफी एस का यूज करते हैं तो फिर हम इसको कैसे रीड करेंगे? बॉयज पेन्स. ठीक है, बॉयज पेन्स. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डबल एस का साउंड आ रहा है जो कि एक्सप्रेशन के रिदम को डिसरप्ट करता हो, गड़बड़ कर रहा है. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास नाउन के साथ एस ऑलरेडी एडेड होता है हम सिंपली उसके साथ एक अपोस्ट्रफी का यूज करते हैं. ठीक है, सो बॉयज अपोस्ट्रफी पेन्स, बॉयज पेन्स. अच्छा, ये तो हमारा एक रेगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन था जिसको हमने एस के थ्रू प्लूरल में कन्वर्ट किया था. ठीक है, और वो अपोस्ट्रफी एस और अपोस्ट्रफी को लिखने का ये तरीका है. लेकिन तब क्या, जब हम कुछ इरेगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. लाइक मैन को मैन हमने कहा. ठीक है, मैन हो गया MAN मैन, MEN मैन, ये प्लूरल फॉर्म है मैन का. उसी तरह से वुमेन women, चाइल्ड चिल्ड्रन, पर्सन पीपल. ठीक है, तो ये सारे इरेगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स हैं जो कि एस के थ्रू प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होते और जिनके प्लूरल नाउन में एस नहीं होता. तो उसको किस तरह से हम पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करें देखते हैं. चाइल्ड के साथ हमने सिंपली एस लगा दिया, अपोस्ट्रफी एस, तो ये हो गया चाइल्ड्स टॉय. लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्लूरल नाउन में एस नहीं है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, चिल्ड्रन अपोस्ट्रफी एस, चिल्ड्रंस टॉयज लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे एस था इसीलिए हमने अपोस्ट्रफी का यूज किया, ओनली अपोस्ट्रफी का. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एस नहीं था प्लूरल फॉर्म में इसीलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रफी के साथ एक एस को भी ऐड किया. तो वो नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमें बस ये देखना है कि नाउन के साथ एस है या नहीं. अब ये दोनों एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, नाउन्स भी होते हैं जिनमें सिंगुलर नाउन में ही एस होते हैं. ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है R.K. नारायण एंड हिज नॉवेल्स. यहाँ पे लिखा है चार्ल्स डिकेंस एंड नॉवेल. ठीक है, तो R.K. नारायण में हमारे पास ये जो है हम यहाँ पे सिंपली इसको अपोस्ट्रफी एस लिखेंगे तो ये हो गया R.K. नारायण नॉवेल. लेकिन चार्ल्स डिकेंस में हमारे पास डिकेंस के साथ एक
एस जुड़ा हुआ है, जो कि इनका एक इंटीग्रल पार्ट है, इनके सरनेम का पार्ट है, ठीक है। तो इस केस में भी हम सिंपली एक अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे ताकि वो जो डबल साउंड है एस का, उसका रिदमिक डिस्ट्रप्शन ना हो, ठीक है। तो चार्ल्स डिकन्स नॉवेल। तो देखिए, हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हम ये रूल पे कंक्लूड होते हैं कि अगर नाउन के साथ एस है तो हम सिंपली उसमें अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, और नाउन के साथ अगर एस नहीं है, ये क्रॉस का सिंबल है, दैट मीन्स नो, ठीक है। नाउन के साथ अगर एस नहीं है तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और ये रूल पढ़ने के बाद आपको रूल और उसके ढेर सारे एक्सेप्शंस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने हर एक एग्जाम्पल में आपको सारे रूल्स और एक्सेप्शंस के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखें और उसके साथ ये भी याद रखें कि इट डजंट मैटर वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल और इर्रेगुलर और इर्रेगुलर, ठीक है। तो चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इर्रेगुलर सिंगुलर नाउन हो, इर्रेगुलर प्लूरल नाउन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये रूल याद रखना है जिसके थ्रू नाउन को पजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा कंपाउंड पजेसिव। अब ये कंपाउंड पजेसिव क्या है? क्या ये पजेसिव नाउन का कोई टाइप है? जी नहीं, ये पजेसिव नाउन का कोई भी टाइप नहीं है। लेकिन ये क्या है उसको जानने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चल रही है? ये कोई टी ब्रेक नहीं है, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक स्पिरिचुअल ब्रेक, जिसमें हम रामायण के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। रामायण जिसमें कि श्री राम की गाथाएं भरी पड़ी हैं, ठीक है। लेकिन उन्हीं स्टोरीज में से हम एक पार्ट आज डिस्कस करेंगे। राजा दशरथ जो कि अयोध्या के राजा थे, उनकी 3 रानियां थी। वैसे तो कहा जाता है उनकी ढेर सारी रानियां थी, लेकिन ये 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा उनकी फेवरेट कॉन्सर्ट्स थी, ठीक है। और उन्हीं 3 रानियों से उन्हें 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एंड भरत। राम जो है वो कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न वो ट्विंस थे जो कि सुमित्रा के पुत्र थे, और कैकेयी के पुत्र थे भरत, ठीक है। तो उसी को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे लिया है ताकि हम कंपाउंड पजेसिव को समझ सके। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा राम, लक्ष्मण एंड भरत फादर। तीनों भाइयों के फादर तो एक हैं, ठीक है, लेकिन राम, लक्ष्मण एंड भरत मदर्स, इनकी मदर जो है वो अलग अलग हैं। 3 भाइयों के 3 मदर हैं, लेकिन फादर एक हैं। तो उसको जब हम पजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल नाउन्स को, तो किस तरह से लिखेंगे? अगर 3 मल्टीपल नाउन्स हैं और वो एक नाउन को बिलोंग करते हो, तो हम सिर्फ लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। सो इट विल बी राम, लक्ष्मण एंड भरत फादर, ठीक है। लेकिन जब तीनों नाउन्स अलग अलग नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हो या पजेस करते हो, तब हम उसमें क्या करेंगे? हर एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो ये बन गया राम्स मदर, लक्ष्मण्स मदर, भरत's मदर। इसको हम ऑल टुगेदर लिखेंगे राम्स, लक्ष्मण्स एंड भरत's मदर्स, क्योंकि इनकी मदर जो है वो अलग अलग हैं, सेपरेट मदर्स हैं। इनके फादर एक हैं, इसीलिए हमने सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी लगाया। इनके मदर्स अलग अलग हैं, इसीलिए हमने हर एक वर्ड में अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हरि और रवि, जिनका एक शॉप है, ठीक है। एक शॉप है और वो हरि और रवि दोनों को बिलोंग करता है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिर्फ रवि के साथ हमने जो लास्ट नाउन है उसके साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। लेकिन जब उनके वो 2 हैं और उनके शॉप्स भी अलग अलग हैं, तब हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हरीज एंड रवीज शॉप्स, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हम जो रूल पे कंक्लूड होते हैं वो ये है कि व्हेन द नाउन्स पजेस वन नाउन कलेक्टिवली, जब बहुत सारे नाउन्स, मल्टीपल नाउन्स एक नाउन को बिलोंग करते हो या पजेस करते हो, तब सिंपली लास्ट नाउन विल बी पजेसिव। जो लास्ट नाउन है वो पजेसिव होगा, चाहे भरत हो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, जो भी हमारा लास्ट नाउन होगा उसी में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि व्हेन द नाउन्स पजेस सम अदर नाउन सेपरेटली, ठीक है, जब वो कलेक्टिवली किसी चीज को यूज करते हैं, नाउन को बिलोंग करते हैं, तब हम सिर्फ लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। लेकिन जब वो सेपरेटली नाउन्स को बिलोंग करते हो या पजेस करते हो, तब हम उनमें क्या करेंगे? ईच नाउन विल बी पजेसिव। वो जो सारे नाउन्स हैं उसके साथ हम अलग अलग अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डबल पजेसिव। अब ये डबल पजेसिव क्या है, देखिए जैसे मैंने कहा वो राम के अंकल हैं, ही इज राम्स अंकल, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल पजेसिव है, राम्स अंकल। लेकिन जब मैं बोलूं राम्स अंकल्स फ्रेंड, तो उस केस में हमारे पास दो पजेसिव है, एक राम्स और एक अंकल्स। जैसे कि ही इज राम्स अंकल्स फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास एक पजेसिव है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा पजेसिव है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल ये कहता है कि हम कंटिन्यूअसली दो अपोस्ट्रोफी को एक साथ यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट नाउन है उसको हम अपोस्ट्रोफी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो लास्ट नाउन है वो हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा ऑफ के थ्रू, ठीक है। सो टू अपोस्ट्रोफी कांट बी यूज्ड इन अ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअसली हम दो अपोस्ट्रोफी को यूज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट नाउन विल बी रिप्रेजेंट थ्रू अपोस्ट्रोफी। सो जो फर्स्ट नाउन है वो हम अपोस्ट्रोफी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और जो लास्ट नाउन है एंड लास्ट विल बी रिप्रेजेंट थ्रू ऑफ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ही इज द फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल। तो जब हम अपोस्ट्रोफी में राम्स अंकल लिख रहे हैं तो और ऑफ के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नाउन्स के पोजीशन जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। लाइक अंकल्स फ्रेंड हो जाएगा द फ्रेंड ऑफ अंकल, और इस तरह से ये बन गया ही इज द फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हम पोजीशन को सिर्फ अपोस्ट्रोफी के थ्रू नहीं, हम इसको ऑफ के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफ जो है ये हमारा एक प्रेपोजिशन है जो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड है और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पजेसिव फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और ऑफ को नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम पजेसिव फॉर्म को अधूरा छोड़ देंगे। इसीलिए हम अभी ऑफ के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं। अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए, और ऑफ हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल में देखें द बॉयज पेन, ठीक है, यहाँ पे बॉय जो है वो एक लिविंग थिंग है तो ये एक हो गया बॉयज पेन। लेकिन पेन ये एक नॉन लिविंग थिंग है तो उसको मैंने लिख दिया द पेन्स कैप, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जो पेन है वो एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग में हमें ऑफ का यूज करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा द कैप ऑफ द पेन। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपोस्ट्रोफी को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर देते हैं। लाइक हम कहते हैं अ वीक्स हॉलीडे, अ फुट्स लेंथ, टू माई हार्ट्स कंटेंट। उसी तरह से अपोस्ट्रोफी के प्लेस में भी हम ऑफ का यूज कर सकते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। लाइक मैंने यहाँ पे कहा द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, ठीक है, इसका मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर ने कोई पार्टी थ्रो किया है, ठीक है, तो ये हो गया द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन। लेकिन जब मैंने कहा द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा द रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हाइल वेलकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि जब प्राइम मिनिस्टर आए तो उस टाइम लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। सो द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनको वेलकम किस तरह से किया गया, ठीक है। तो हम जब लिविंग थिंग्स को ऑफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके मीनिंग कभी कभी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा केयरफुली यूज करना होता है। बट हमें इतना एक्सेप्शन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास ये रूल फॉलो होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो हुज है, हुज का मतलब क्या होता है, किसका, और ये यूज होता है सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। सो हुज बुक, राम्स बुक, ठीक है, तो यहाँ पे राम जो है वो एक लिविंग थिंग है, ठीक है। सो हुज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ और अपोस्ट्रोफी हमारा लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको याद रख पाएंगे कि पजेसिव नाउन में हमारा अपोस्ट्रोफी यूज होता है स्पेशली लिविंग थिंग्स के लिए, जिसके लिए हम हुज का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतना जानने के बाद अब हम जानते हैं एक लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हमारा पजेसिव नाउन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर हम इसको क्यों पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का रीजन है ये अपोस्ट्रोफी का सिंबल। दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपोस्ट्रोफी सिंबल को यूज करता है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि अगर वो अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर पजेशन है। पजेशन को रिप्रेजेंट करने का तो बहुत इजी तरीका है कि वो अपोस्ट्रोफी एस के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर सिंपली अपोस्ट्रोफी लेगा नाउन के साथ और वो हुज को क्वेश्चन करेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है सिकुड़ना, ठीक है, तो अगर हम उसको ग्रामेटिकल टर्म में यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शन होता है वर्ड्स को शॉर्टन करने का तरीका, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने कहा लेट अस को लेट्स कह दिया, आई विल को आइल कह दिया, इट इज को इट्स कह दिया, दे आर को देयर कह दिया और हु इज को हुज कह दिया। अच्छा, अब ये जो हुज है, ये हु अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्टन फॉर्म है हु इज का। लेकिन ये जो हुज है, ठीक है, ये पजेसिव फॉर्म है हु का, ठीक है, और इसमें कोई भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं हो रखा है। लेकिन फिर भी ये हुज जो है वो एक पजेसिव फॉर्म है, और ये जो हुज है हु अपोस्ट्रोफी एस, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्शन को भी जरूर पढ़ें ताकि आप अपोस्ट्रोफी को लेके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब इतना पॉइंट जानने के बाद हम ले लेते हैं क्विक रिव्यू। पजेसिव नाउन हम कहते हैं जो पोजीशन को शो करता है, और वो सिंबल लेता है अपोस्ट्रोफी का, अपोस्ट्रोफी एस या फिर सिंपली अपोस्ट्रोफी। हम इसको क्वेश्चन में हुज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम इस रूल को समझेंगे कि अगर नाउन के साथ एस हो तो उसके साथ हम सिंपली अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, और अगर नाउन के साथ एस ना हो तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, या फिर सिंगुलर में एस लिया हुआ हो, कोई भी एक्सेप्शन हो। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड पजेसिव, जो कि कहता है कि अगर मल्टीपल नाउन्स एक सिंगुलर नाउन को बिलोंग करते हो तो उसमें सिर्फ हम लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, और अगर मल्टीपल नाउन्स सेपरेट नाउन्स को बिलोंग करते हो या पजेस करते हो तो उसके साथ हम ईच नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अब देखते हैं डबल पजेसिव के बारे में कि डबल पजेसिव में हम क्या करेंगे कि एक नाउन के साथ हमें अपोस्ट्रोफी का यूज करना है और एक नाउन के साथ हमें ऑफ का यूज करना है, लेकिन हम डबल अपोस्ट्रोफी हम यूज नहीं कर सकते एक सेंटेंस में कंटिन्यूअसली। उसके बाद हमने देखा कि अपोस्ट्रोफी हम जनरली लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में यूज करते हैं और ऑफ हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में। उसके बाद हमने जाना कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो कि दो वर्ड्स को शॉर्टन फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। लाइक लेट अस को हमने लेट्स कर दिया, हु इज को हुज कर दिया, और हुज, ये हुज और इस हुज के बारे में कंफ्यूज ना हो, कॉन्ट्रैक्शन और पोजीशन के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे हमारा पजेसिव नाउन कंप्लीट होता है, और उसी के साथ साथ आज हमने सारे ही टाइप्स ऑफ नाउन को यहाँ पे फाइनली कवर कर लिया है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे जंप नहीं करेंगे, उसमें हम नाउन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, जिनको कि जानने के बाद नाउन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे। लेकिन उसको देखने के लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो इफ यू एंजॉयड द लेसन, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट हेजिटेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। I would love hearing from you. Stay tuned for more such amazing content coming your way. Until then, take care. Bye-bye.